नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में दुनिया भर में जो टॉप 5 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं वो है चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, भारत और जर्मनी। उनमें से भी चाइना और जो बांग्लादेश है आज के टाइम में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में डोमिनेट कर रहा है। लेकिन रिसेंटली जो अपडेट सामने निकल के आ रही है जहां ये कहा जा रहा है कि इसके बाद चाइना और बांग्लादेश की जो डोमिनेंस है टेक्सटाइल सेक्टर्स में ये अब एंड होने वाली है, क्योंकि तेलंगाना के वारंगल में 10 मई के दिन में पीएम मोदी जी की तरफ से काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर होने वाला है। इसकी टोटल जो लागत है ये 1700 करोड़ की है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है ये टोटल यहाँ पर 6000 करोड़ की होने वाली है। और आप देख पाएंगे इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं बांग्लादेश के बारे में बात करें जो आज के टाइम में पूरी दुनिया का सेकंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना हुआ है, इसको लेकर हाल ही में एडीबी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश जो है आज के टाइम में आरएमजी के ऊपर में मींस रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं इनके ऊपर में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि बांग्लादेश अपने टोटल एक्सपोर्ट का 85% जो एक्सपोर्ट है ये ओनली आरएमजी करता है। इवन कि बांग्लादेश की टोटल जीडीपी का ये 15% है। आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में बांग्लादेश में टोटल 4 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर 15 मिलियन ज्यादा जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। इवन कि चाइना को लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि रिसेंट वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद में चाइना का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये भी कम हो रहा है। लेकिन इसी बीच में भारत का तेलंगाना का जो वारंगल टेक्सटाइल जो पार्क है जो आज से कुछ दिन के बाद में ओपन होने वाली है, ये बांग्लादेश के साथ साथ चाइना की भी चिंता यहाँ बढ़ाने वाली है। कैसे और किस तरह से, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। सो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है वो है चाइना। लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि चाइना हर साल 303 बिलियन डॉलर का जो टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट करता है। दूसरे में यहाँ पर बांग्लादेश का नंबर आता है 57.7 बिलियन के साथ साथ। वैसे रिसेंटली ये जो नंबर है बांग्लादेश के ये कम हुए हैं। इसके बाद में वियतनाम है और चौथे में यहाँ पर भारत का नंबर आता है। और अगर भारत के आप आंकड़े देखें तो आप देख पाएंगे किस तरीके से 2018 से लेकर 2025 तक में जो नंबर्स है ये बांग्लादेश से भी काफी पीछे हैं। वैसे हमारा जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट है इसकी टोटल वैल्यू 142 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 21% जो टेक्सटाइल है ये हम लोग ओनली एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें से भी जो रेडीमेड गारमेंट्स है ये 45% एक्सपोर्ट करते हैं, जो टोटल एक्सपोर्ट्स का ये लार्जेस्ट सेगमेंट है। लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ में कंपैरिजन करें तो 2021-22 से पहले भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था ये बांग्लादेश से ज्यादा था। लेकिन 2021-22 के बाद में बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये काफी ग्रो करता है और एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बीच में। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो आरएमजी एक्सपोर्ट्स है, रेडीमेड गारमेंट का जो एक्सपोर्ट्स है, ये अब डाउनफॉल हो रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ मंथ के आंकड़े को देखें तो फरवरी के आंकड़े यहाँ पे ये बताते हैं कि बांग्लादेश का जो आरएमजी एक्सपोर्ट है ये 2.43% यहाँ पर नीचे आया है। जहां बांग्लादेश यूएस के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है इन्हीं सबसे ज्यादा आज के टाइम में एक्सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, फरवरी के टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि बांग्लादेश के जितने भी टेक्सटाइल मिल्स हैं इन्हें शट डाउन कर दिया गया था फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। जहां पर बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन इनकी तरफ से ये कहा गया कि बांग्लादेश के जो मिल्स हैं ये अपने लोन को रिपे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने हाल ही में ये भी देखा होगा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में एलएनजी के जो वेसल्स हैं, जो क्रूड ऑयल के जो वेसल्स हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ये बांग्लादेश के ऊपर में देखने को मिला, क्योंकि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज देखने को मिली, क्योंकि पूरी जो इंडस्ट्रीज है ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो आज के टाइम में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये काफी ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी है। आपको बताना चाहते हैं कि इसी साल नवंबर 2026 तक में बांग्लादेश जो है ये अपने लिस्ट डेवलप जो कंट्रीज है इसके स्टेटस को यहाँ पर लूज करने वाला है। तो कहा यह जा रहा है कि एलडीसी स्टेटस को लूज करने के बाद में जो अब तक बांग्लादेश टैरिफ फ्री यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करता था, 2029 तक में बांग्लादेश के टेक्सटाइल के ऊपर में 9 से लेकर 12% जो टैरिफ है ये लगने वाला है। रही बात भारत की, तो आपको बताना चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या फिर यूके की बात करें, दोनों के साथ हमने एफटीए साइन कर ली है। जहां पिछले साल हमने यूके के साथ किया था, वहीं इस साल जनवरी के टाइम में हमने ईयू के साथ में एफटीए कंक्लूड कर लिया है। बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली है डबल ट्रांसफॉर्मेशन रूल को लेकर, जहां ईयू का ये कहना है कि अगर ईयू में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना है तो आपको 2 स्टेज वैल्यू एडिशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। आसान भाषा में कहे तो बांग्लादेश जो है ना ये आज के टाइम में 98% जो रॉ कॉटन होते हैं जिसे यार्न भी कहते हैं इसे इंपोर्ट करता है, फिर इसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद स्टिचिंग की जाती है। तो ईयू यहाँ पर ये कहना है कि जो 2 स्टेज रिक्वायरमेंट है इसमें पहली बात तो ये कि जो कॉटन है
आपके देश में होने चाहिए, क्योंकि सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं आनी चाहिए। वहीं अगर भारत के केस की बात करें, तेलंगाना जो है इंडिया का मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां पर यार्न की स्पिनिंग भी होती है, फैब्रिक में भी हम लोग यहाँ कन्वर्ट करते हैं और इसे बाद में स्टिचिंग भी करते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर डोमेस्टिकली होता है। तो यहाँ पर ईयू का जो डबल ट्रांसफॉर्मेशन रूल है ये भी हम लोग फुलफिल करते हैं। रही बात सप्लाई चेन की, तो बांग्लादेश जो है ये हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी रखता है कॉटन के लिए। वहीं भारत के केस में जो तेलंगाना का जो टेक्सटाइल हब है ये हर साल 60 लाख जो बेल्ट है ये प्रोड्यूस करता है लॉन्ग स्टेपल का। वहीं ईयू को यहाँ पर ये भी कहना है कि आप जो रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ पर बना रहे हैं, जहां पर ईयू के जो बायर्स हैं, चाहे H&M हो, ज़ारा हो, लेविस हो, इनका यहाँ पर ये कहना है कि आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसके तहत में 10 से लेकर 25% जो एनर्जी है ये ग्रीन सोर्स से होनी चाहिए। आसान भाषा में कहे, नॉन फॉसिल फ्यूल के जरिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए आप जितना भी चाहे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन बांग्लादेश की समस्या यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश में टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये 5% के अराउंड में है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में आज के टाइम में 50% जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये रिन्यूएबल सोर्स से होती है। रही बात चाइना की, तो रिसेंट रिपोर्ट यहाँ पर ये बताते हैं कि चाइना के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स यूएस में हुआ करते थे ये रिसेंटली 12% तक कम हुआ है। मींस चाइना को यहाँ पर हाल ही में $23 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर झटका मिला है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के जो शेयर है यूएस टेक्सटाइल में या फिर क्लोथिंग के इंपोर्ट्स में ये भी लगातार यहाँ पर फॉल हो रहे हैं। और अगर इन सब के पीछे रीजन देखा जाए तो जो लेबर कॉस्ट है चाइना में ये बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है ये इंक्रीज हो रहे हैं, खासकर वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर भी। और जो वेस्टर्न बायर्स है ये अब यहाँ पर चाइना +1 स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। मतलब ये कि चाइना के साथ साथ बाकी जो प्लेयर्स हैं, चाहे भारत हो या फिर वियतनाम हो, इनके साथ यहाँ पर ट्रेड को बिल्ड कर रहे हैं और जो अपनी टेक्सटाइल रिक्वायरमेंट है इसे यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। तो तेलंगाना का जो काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये ऐसे टाइम में इनॉग्रेशन किया जा रहा है जिस टाइम में चाइना का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये भी कम हो रहा है, बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये भी काफी रिस्क को फेस कर रहा है। और जब 10 मई को इस मेगा पार्क को इनॉग्रेट किया जाएगा ये अपने आप में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इंडिया की जो जर्नी है ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस का, हम लोग एक स्टेप यहाँ पर और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2030 तक में हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये 100 बिलियन यहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं। वहीं 2047 तक में इसे हम लोग $600 बिलियन यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और ये जो टेक्सटाइल पार्क है इसकी जो टोटल लैंड एरिया है ये 1327 एकड़ की है, जहां पर एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है मीन सरकार की जो लागत है ये अराउंड 1700 करोड़ की है। वहीं जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है ये 6000 करोड़ की यहाँ बताई जा रही है, और ऑलरेडी जो ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट है ये 3800 करोड़ की यहाँ पर बताई जा रही है। और इस टेक्सटाइल पार्क को पीएम मित्रा स्कीम्स के तहत में इसे डेवलप किया गया। आपको बता दें कि जो पीएम मित्रा है मीन्स प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो फ्रेगमेंटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन है इसे कंसोलिडेट करके इसे वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम में तब्दील करना है। और आप देख पाएंगे 2021 के टाइम में जब पीएम मित्रा स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि इसमें 7 टेक्सटाइल हब को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश का जो धार है, गुजरात का जो नवसारी है, कर्नाटक से लेकर जो तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु, इसे 2027 से लेकर 28 तक में 4445 करोड़ की जो लागत है इसमें यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और जो काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क है इसी वारंगल में ओपन इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो तेलंगाना है ये भारत का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां में कॉटन बेल्ट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वारंगल हो, करीमनगर हो, आदिलाबाद हो या फिर नालगोंडा हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये जो पार्क है इनकी जो लोकेशन है काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जो NH-163 है यहाँ से काफी नजदीक है। जो हैदराबाद है ये महज 190 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जहां से इमीडिएटली एयर कार्गो का एक्सेस मिल सकता है। इतना ही नहीं, ये जो टेक्सटाइल हब है ये 5F विजन पर ये काम करने वाला है, मीन्स फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन से, जहां फार्मर से हमें कॉटन मिलने वाला है और इसे प्रोसेस करके फाइबर में तब्दील किया जाएगा, फिर इसे कन्वर्ट किया जाएगा फैब्रिक में, फिर इसे मैन्युफैक्चर करके अप्रैल में कन्वर्ट किया जाएगा और फाइनली इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर के देशों में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।